हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम प्लस पॉइंट। साथियों, यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में ज्योग्राफी लगती है तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास में हम ज्योग्राफी के 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और पूरी ज्योग्राफी को रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों, इस क्लास को 2 से 3 घंटे के अंदर ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। हो सकता है 1 से 1.5 घंटे में हो जाए, लेकिन आपको पूरा देखना है क्लास को और अंत तक बने रहना है। सभी क्वेश्चनों को बड़े गौर से देखना है ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, हिकेटियस को ज्योग्राफी का जनक कहा जाता है और हेरोडोट्स को दोस्तों कहा जाता है इतिहास का जनक। हेरोडोट्स हेरोडोट्स को दोस्तों हेरोडोट्स को इतिहास का जनक कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ज्योग्राफी का के लेखक कौन है। दोस्तों, ज्योग्राफी का एक पुस्तक है, उसके लेखक है इरेटोस्थनीज। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। दोस्तों, 8 ग्रह हैं। पहले 9 हुआ करते थे, एक ग्रह को हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है, वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं मिला है दोस्तों अभी तक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सवाल नंबर 6 है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। दोस्तों, नेपच्यून लेता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की जुड़वां बहन किस ग्रह को कहा जाता है। शुक्र या वेनुस ग्रह को दोस्तों पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है। नेक्स्ट है, तारे की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है। दोस्तों, प्रकाश वर्ष। अब कई बार ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो आपको ध्यान रखना है दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है। दोस्तों, बृहस्पति है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। 23 से 1/2 यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11 है, कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है। दोस्तों, नेपच्यून है। नेक्स्ट है, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है। दोस्तों, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। अगला सवाल है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, चंद्रमा पर स्थित है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। बुध है दोस्तों, वो सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है, किसको कहा जाता है। दोस्तों, सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला सवाल है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। दोस्तों, शुक्र है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी को कहा जाता है। और लाल ग्रह किसको कहा जाता है। दोस्तों, मंगल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भोर का तारा या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है। दोस्तों, मंगल ग्रह पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 21 है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। दोस्तों, चंद्रमा है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। दोस्तों, क्रस्ट कहा जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है। दोस्तों, निकल पाया जाता है। अगला सवाल है, मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर आता है तो उसे क्या कहते हैं। लावा कहते हैं। और इस प्रक्रिया को दोस्तों ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। दोस्तों, एंजिल जलप्रपात है जो वेनेजुएला के अंदर है। अगला सवाल है, सुनामी किस भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का शब्द है दोस्तों सुनामी। अगला सवाल है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। पारा दोस्तों तरल अवस्था में पाया जाता है। अगला सवाल है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है। दोस्तों, आपको पता होगा नाइट्रोजन सबसे अधिक है। अगला सवाल है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। दोस्तों, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, यानी क्षोभ मंडल कहते हैं। अगला सवाल है, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है। समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर स्थित है। अगला सवाल है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। दोस्तों, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला सवाल है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ती है। पनामा दोस्तों आपको ऐसे याद रखना है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, यानी इसमें भी अमेरिका नाम आ रहा है, इसमें भी अमेरिका नाम आ रहा है। तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो नहर है उसका नाम पनामा है। यानी जिसके नाम में नाम है ना, जिसके नाम में नाम है, वो दो सेम नाम वालों को जोड़ती है। पनामा नाम, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली नहर कौन सी है। पनामा। जिसके नाम में नाम है, वो दो सेम नाम वालों को जोड़ती है। याद रखना है आपको। कील नहर किन को जोड़ती है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। दोस्तों, संसार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। दोस्तों, सुपीरियर झील है। विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच या गर्त कौन सा है। दोस्तों, मेरियाना ट्रेंच है जो कि प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। अगला सवाल है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। माउंट किलिमंजारो। याद रखना आपको, माउंट किलिमंजारो। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। दोस्तों, सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है। दोस्तों, प्रशांत महासागर के अंदर रिंग ऑफ फायर स्थित है। आपको पता ही होगा, भूकंप सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी है वो इसी क्षेत्र के अंदर आते हैं, रिंग ऑफ फायर में, जो प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। अगला सवाल है, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे किसकी प्रधानता है। दोस्तों, निफे में दिख रहा है आपको, निकल और फेरस की प्रधानता है, यानी निकल और लोहे की प्रधानता है।
अगला सवाल है चट्टानों के धन को क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी कहा जाता है। अगला सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन-सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान है। अगला सवाल है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन-सा स्थान है? दूसरा स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार और अभी वर्तमान में बात करूँ तो फर्स्ट रैंक है। अगला सवाल है भारत के दक्षिण में कौन-सा महासागर है? हिंद महासागर है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलसंधि मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं दोस्तों? श्रीलंका से करते हैं। अगला सवाल है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन-सा है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट आपको देखना है। मुख्य भूमि का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है उसे कन्याकुमारी कहते हैं और ऊपरी जो बिंदु है उत्तरी बिंदु दोस्तों उसे कहते हैं हम इंदिरा कोल। यानी कॉल करने के लिए हम छत के ऊपर जाते हैं ना, तो ऊपर वाला इंदिरा कोल और नीचे दक्षिणतम बिंदु कहते हैं उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट और मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। ये है दोस्तों पूर्वी बिंदु है, ये आपको पता ही होगा। इसे हम कहते हैं गोहर माता या गुहार माता और जो दोस्तों पूर्वतम बिंदु है, पूर्वी बिंदु उसे कीबिथु कहते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? यानी दक्षिणी बिंदु कौन सा है दोस्तों? वो हमने बात की थी कन्याकुमारी या कैप कोमेरिन भी बोलते हैं इसको। अगला सवाल है भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? इलाहाबाद के पास नैनी से जो 82 साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है उसको भारत की मानक समय रेखा या इंडियन स्टैंडर्ड लाइन कहते हैं। अगला सवाल है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? सवाल नंबर 48 की बात चल रही है। स्थल सीमा की लंबाई है दोस्तों 15,200 किलोमीटर। अगला सवाल है भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगला सवाल है द्वीप समूह स्थित भारत की कुल तटरेखा कितनी है दोस्तों? 7516 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। ऐसे मैं तो ऐसे याद करता हूँ 3214 यानी जो कैसे काउंटिंग गिनती लिखनी है अपने को, गिनती 321 फिर 321 के बाद 4 ऐसे मैं याद करता हूँ उत्तर से दक्षिण। और दोस्तों पूर्व से पश्चिम होती है वो है 2 9 3 3 3 3 3 3 3 यानी इतने तो हो नहीं सकती। यानी 2 9 3 3 किलोमीटर ये चार लेते हैं डिजिट 2 9 3 3 किलोमीटर। अगला सवाल है भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राज्य के कोई 6 लघु मित्र याद रहेगा, राज्य के कोई 6 लघु मित्र। ये एक छोटी सी ट्रिक आपको पता ही होगी। अगला सवाल है भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? जिसके नाम में त्रि है, तीन है दोस्तों, वो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। जिसके नाम में त्रि है ना, वो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है, त्रिपुरा याद रहेगा। अगला सवाल है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? दोस्तों मालवा का पठार है। अगला सवाल है मेघालय का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला सवाल है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल है आदम का पुल एडम ब्रिज बोलते हैं, किन दो देशों के मध्य स्थित है दोस्तों? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला सवाल है डंकन पास किसके बीच स्थित है? दोस्तों दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान है ना, लिटिल अंडमान, उनके बीच में स्थित है डंकन पास। अगला सवाल है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, ये आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 61 भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है दोस्तों? अफगानिस्तान के साथ लगभग 81 किलोमीटर याद रहेगा आपको। अगला सवाल है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है दोस्तों? भारत और चीन के बीच। रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है दोस्तों? कश्मीर को कहा जाता है। अगला सवाल है सात टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। अगला सवाल है मशालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों? केरल को। गुलाबी शहर या पिंक सिटी किसे कहा जाता है दोस्तों? जयपुर को। और नगरों की पटरानी भी किसको कहा जाता है दोस्तों? जयपुर को। नगरों की पटरानी ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल है झीलों का नगर किसे कहा जाता है दोस्तों? श्रीनगर को। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? गोदावरी को। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? कोसी नदी को। क्योंकि बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी अपना बार बार रास्ता बदलती है और इससे बिहार के अंदर बाढ़ आती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है दोस्तों? हिमाद्री यानी वर्तिमालय है, उसकी जो सबसे ऊंची श्रेणी है वो ये जो हिमालय की नहीं बोल सकते हम, ये भी बोल सकते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, वो भी हो जाएगी हिमाद्री, क्योंकि इसके अंदर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, वो इसी के अंदर स्थित है, माउंट एवरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? अरावली। अगला सवाल है अरावली जो राजस्थान के अंदर स्थित है, कुछ भाग इसका लगभग और राजस्थान और हरियाणा के अंदर भी है और दिल्ली के अंदर भी है और ये गुजरात से शुरू होती है, आपको पता ही होगा। अगला सवाल है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? गंगा है, तो 2525 किलोमीटर लंबी है। अगला सवाल है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? से पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलती है तो दोस्तों उसको मेघना के नाम से जानते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है।
यानी गंगा और सवाल नंबर 75, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जल धारा क्या कहलाती है दोस्तों? मेघना कहलाती है, मेघना याद रखना है आपको। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है सुंदरबन का डेल्टा, जो दुनिया का सबसे उपजाऊ और सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा। अगला सवाल है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से सांगपो नदी दोस्तों। अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। यानी प्रायद्वीपीय भारत का मतलब दोस्तों, भारत का जो निचला पार्ट है ना दोस्तों, नदी तंत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो प्रायद्वीपीय भारत का नदी तंत्र, एक हिमालय का नदी तंत्र और एक अंतः प्रवाह की नदियां। तो दोस्तों, हिमालय के नदी तंत्र के अंदर मुख्य रूप से 3 नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, है ना। और प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र की बात करूं तो उसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? गोदावरी है। यानी गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई और इसके अलावा नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई। ये जो नदियां है ना, महानदी हो गई, सुवर्ण रेखा हो गई, ये सारी नदियां हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी कहलाती है। और हमने वो देख ही ली, हिमालय नदी तंत्र देख लिया। हिमालय नदी तंत्र के अंदर दोस्तों सिंधु, सतलज और ये जो ऊपर वाली नदियां है ना, 3, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई और सिंधु हो गई और उनकी सहायक नदियां हो गई, ये किस में आती है? ये दोस्तों जो है हिमालय नदी तंत्र है उसके अंदर आती है। आगे बढ़ते हैं। किस नदी को विनाशक नदी कहा जाता है दोस्तों? कोसी नदी को विनाशक कहा जाता है, जो अभी हमने पढ़ा था, बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदी है, वो डेल्टा नहीं बनाती है, वो एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी याद रखना है आपको। अगला सवाल है, वर्धगंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है दोस्तों? गोदावरी को जाना जाता है। अगला सवाल है, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, वो दोस्तों कावेरी जल विवाद है। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? टिहरी बांध है। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो महानदी के ऊपर स्थित है। अगला सवाल है, शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? दोस्तों, कावेरी नदी पर है। अगला सवाल है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? नर्मदा पर स्थित है, धुआंधार नर्मदा नदी पर। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है दोस्तों? चिल्का झील है। लेगून झील खारी होती है, आपको पता ही होगा लेगून कैसे बनती है। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। अगला सवाल है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कंचनजंगा सिक्किम के अंदर है और नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर अंदर स्थित है। यानी नंदा देवी चोटी है, वो किस राज्य में है दोस्तों? उत्तराखंड में है। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? मासिनराम के अंदर, यानी मेघालय के अंदर। मासिनराम मेघालय भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। अगला सवाल है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? लेह या लद्दाख के अंदर होती है, लेह के अंदर होती है, लेह के अंदर भारत में सबसे कम वर्षा होती है। दोस्तों, अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा। अगला सवाल है, भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश, क्योंकि पहाड़ों के कारण है वहाँ दोस्तों, नगरीकरण है वो अभी अभी भी नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। आपको पता होगा, नवंबर 2000 से, यानी 1 नवंबर 2000 से। और भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? गोवा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सर्वाधिक टाइगर भी कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? एशियाई शेर है, एशियाई शेर जो है ना, शेर दोस्तों, वो गिर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है और गिर दोस्तों गुजरात के अंदर है, याद रहेगा आपको। अगला सवाल है, काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है, कौन कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? काजीरंगा नेशनल पार्क है, क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, आपको पता है? क्योंकि वहां पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम के अंदर है, इसीलिए वो प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 101, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई थी दोस्तों? 1966 67 के अंदर, 1966 67 में दोस्तों ये क्रांति शुरू हुई थी। अगला सवाल है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं और चावल पर पड़ा दोस्तों। और हरित क्रांति का जो प्रभाव है ना, वो उत्तरी जो स्टेट है ना, भारत के उत्तरी स्टेट, जैसे पंजाब हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे हरियाणा हो गया, इन राज्यों में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा हरित क्रांति का। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? कर्नाटक है। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? असम के अंदर। अगला सवाल है, सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है दोस्तों? कपास को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? कर्नाटक।
अगला सवाल है, रबी की फसल मुख्य रूप से कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर के अंदर बोई जाती है और मार्च अप्रैल के अंदर काटी जाती है। अगला सवाल है, खरीफ की फसल कौन सी होती है? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, ये होती है दोस्तों खरीफ की फसल। अगला सवाल है, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। अगला सवाल है, पीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तिलहन के उत्पादन से, और मुख्यतः सरसों के उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है दोस्तों? झारखंड के अंदर। अगला सवाल है, छोटा नागपुर पठार को क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत का रूर कहा जाता है। रूर जर्मनी के अंदर है दोस्तों, आपको पता होगा। जर्मनी के अंदर खनिजों के लिए प्रसिद्ध स्थान है, वो है रूर। तो भारत में जो सबसे ज्यादा खनिजों के लिए प्रसिद्ध स्थान है वो है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार, और इसलिए इसको भारत का रूर कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है दोस्तों? डिगबोई असम के अंदर स्थित है। अगला सवाल है, खेतड़ी जो राजस्थान के झुंझुनू जिले में है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तांबा के लिए। अगला सवाल है, पन्ना जो कि दोस्तों हीरे की खान है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? डायमंड के लिए, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? अहमदाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता है भारत का। और भारत के मैनचेस्टर यानी कपड़े के उत्पादन के कारण कहता है कहा जाता है दोस्तों। और इसमें आपको ध्यान रखना है 3 मैनचेस्टर। एक तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर याद रखना है आपको, कानपुर। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर याद रखना है आपको, कोयम्बटूर। और संपूर्ण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। याद रखना है, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का कानपुर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। अगला सवाल है, सवाल नंबर 119, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? पोर्ट ग्लोस्टर, कोलकाता के अंदर। अगला सवाल है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? दोस्तों जर्मनी की सहायता से। सवाल नंबर 121 यानी 121 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया है। अंध महाद्वीप या डार्क कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं दोस्तों? अफ्रीका को कहा जाता है, क्योंकि ये विकसित कम है इसलिए, यानी इनको अभी भी वो अंधेरे में है, कम विकसित है, इसलिए इसको अफ्रीका को क्या कहा जाता है? डार्क कॉन्टिनेंट या अंध महाद्वीप। इस महाद्वीप को सफेद महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों अंटार्कटिका को, क्योंकि वहां पर क्या है? बर्फ की मात्रा सबसे ज्यादा है। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और मैं नदी की बात करूं, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? वो याद रखना है आपको, अमेजन नदी, क्योंकि इसका अपवाह क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा है। विश्व में सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र किसका है? अमेजन नदी का, तो इसे हम विश्व की सबसे बड़ी नदी कहेंगे। और लंबाई की दृष्टि से बात करूं तो नील नदी है वो सबसे लंबी नदी में गिनी जाती है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है दोस्तों? वेटिकन सिटी है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है। अगला सवाल है, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? नॉर्वे को कहा जाता है। हजार जिलों की भूमि किसे कहा जाता है दोस्तों? फिनलैंड को कहा जाता है। अगला सवाल है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? थाईलैंड को। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? कैनबरा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, जो कि तिब्बत का पठार भी कहते हैं, यानी भारत के ठीक ऊपर पामीर का पठार है, उसे दुनिया का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। अगला सवाल है सॉरी, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है दोस्तों? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं दोस्तों? 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेडलाइन कहते हैं 180 डिग्री देशांतर को। अगला सवाल है, दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। दिन और रात बराबर कहाँ होती है दोस्तों? भूमध्य रेखा जो होती है ना, इक्वेटर, उसके ऊपर दिन और रात्रि की अवधि बराबर होती है। अगला सवाल है, सबसे बड़ा दिन यानी अपने लिए यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। अगला सवाल है, सबसे छोटा दिन यानी उत्तरी गोलार्ध की बात चल रही है, कब होता है दोस्तों? 22 दिसंबर को। अगला सवाल है, पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश है दोस्तों? 180 अक्षांश है। यानी लैटिट्यूड कितनी है? 180 है। पृथ्वी पर कुल कितने लॉन्गिट्यूड है? लॉन्गिट्यूड रेखा है दोस्तों, उनकी संख्या है 360, क्योंकि एक पूरा जो सर्किल होता है उसके अंदर 360 डिग्री का कोण होता है, और पूरे एक एक डिग्री पर एक एक रेखा बनी हुई है, हमें पता ही है। और यानी 180 इधर और 180 इधर, पूरे देशांतर कितनी है दोस्तों? 360, याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, चंद्रग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, यानी आप ये दोनों पोजीशन आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, चंद्रग्रहण की और सूर्य ग्रहण की। अब चंद्रग्रहण क्या होता है? जब देखिए आप, इधर देखिए आप, मान लीजिए ये सूर्य है, चंद्रमा मान लेते हैं, ये मान लेते हैं सूर्य, और इनके बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है ना, तो क्या होता है दोस्तों? चंद्रग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है?
जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, यानी जिसको जो ग्रहण है ना, जैसे हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं, तो चंद्र ग्रहण है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो दोस्तों क्या होता है कि पृथ्वी की छाया है वो चंद्रमा पर पड़ती है। यानी जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आएगा, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच आएगा, तो सूर्य ग्रहण कहलाएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण कहलाएगा। या इसको दोस्तों मैं अलग से बता देता हूँ। देखो, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच, ये सन है, ये मून है, और इसके बीच में आ गई अपने अर्थ, ये सेम कंडीशन होती है ना, सेम, तो चंद्र ग्रहण होता है। याद रखना अपना, सेम यानी सन, अर्थ और मून सेम की कंडीशन होती है तब चंद्र ग्रहण होता है। ये आप ट्रिक बन गई अभी आज से हमारी। जब सेम कंडीशन होगी ना, सेम, तो चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण सेम कंडीशन, सेम कंडीशन होगी तो चंद्र ग्रहण होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और पृथ्वी, सन और अर्थ के बीच में क्या आएगा? मून आएगा। यानी इसको हम ऐसे याद करते हैं, एम्स, 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 जैसे भी याद रखना चाहो, सेम कंडीशन होगी तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 146। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? भील। दूसरे स्थान पर है गोंड। यानी भील सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा कौन सी, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? भील है। जो भील जनजाति आपको पता ही है, एसटी। टोंडा जनजाति, टोंडा जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ियों में, जो तमिलनाडु के अंदर। थारू जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तराई क्षेत्र के अंदर। भारत में प्रथम रेल कब चली थी दोस्तों? याद रखना आपको, मुंबई से थाने के बीच 53 किलोमीटर, और 1853 के अंदर 16 अप्रैल को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 के अंदर। सवाल नंबर 151 है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रे के अंदर। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के अंदर। कांडला बंदरगाह, गुजरात का नया नाम क्या है दोस्तों? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। अगला सवाल है, भारत का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? स्वेज नहर मार्ग। विश्व का बोलेंगे हम, भारत का नहीं बोलेंगे दोस्तों। उसको स्वेज नहर मार्ग है, ये विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय जलमार्ग NH-1, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? प्रयागराज से हल्दिया तक। अगला सवाल है, भारत की पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी दोस्तों? कोलकाता में। अगला सवाल है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? केरल। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। अगला सवाल है, साइलेंट वैली यानी शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल के अंदर। अगला सवाल है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक। अगला सवाल है, फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अगला सवाल है, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? सुंदरवन। फिर एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, सेम कंडीशन कब होती है दोस्तों? चंद्रग्रहण में। सेम कंडीशन कब होती है? चंद्रग्रहण में। याद हो जाएगा आपको कंफर्म, सेम कंडीशन कब होती है? चंद्रग्रहण में। अगला सवाल है, किस नदी को अर्धगंगा यानी आदि गंगा कहते हैं दोस्तों? कावेरी नदी को। अगला सवाल है, भारत की छोटी सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी है दोस्तों, वो यूटर्न लेती है, राजस्थान के अंदर से आती है, राजस्थान के दक्षिणतम भाग से गुजरती है। माही नदी यूटर्न लेती है, उल्टे यू आकार को बनाती है, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल है, ओंग और तेल नदियां किसकी सहायक नदी है? महानदी की। अगला सवाल है, लूनी नदी कहाँ विलुप्त हो जाती है दोस्तों? कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। अगला सवाल है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला सवाल है, वायुदाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर कहलाता है। अगला सवाल है, गरजता चालीसा क्या है दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवाएं गरजता चालीसा कहलाती है। टोर्नाडो क्या है दोस्तों? एक अति निम्न दाब का केंद्र यानी चक्रवात है, उसे टोर्नाडो के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, वायुमंडल में नमी मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? हाइग्रोमीटर। यानी वायुमंडल में जो नमी नापता है उस यंत्र को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। और द्रव का घनत्व नापता है ना दोस्तों, जो जो द्रव का घनत्व नापते हैं उसे बोलते हैं हाइड्रोमीटर। और दोस्तों जो समुद्र के अंदर जहाज चल रही है और उस समुद्र की गहराई नापते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं फेदोमीटर। अलग अलग प्रकार के कई मीटर हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। इलेक्ट्रोमीटर जैसे दूध का शुद्धता नापता है उसे इलेक्ट्रोमीटर कहते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? शांत महासागर। अगला सवाल है, बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर के अंदर। अगला सवाल है, गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है दोस्तों? गर्म जलधारा है। और लेब्राडोर कैसी है? ठंडी जलधारा है। अगला सवाल है, सार्गोसो सागर कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर। अगला सवाल है, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति है उससे निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पास। अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? सिक्किम के अंदर। नाथू, सिक्किम। जलेबी, जलेपला दर्रा भी कहाँ पे है? सिक्किम में।
अगला सवाल है बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। ये जो दोस्तों दर्रे है ना, वो आपको मैं कंप्लीट एक ट्रिक की वीडियो लेके आऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से सबको बता दूंगा। तो कंप्लीट दर्रे हैं वो आपको हमेशा याद रहेंगे कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। रोहतांग यानी राह कैसे है? तंग है। कहाँ पर है? जहाँ पर पहाड़ पर्वत होंगे, यानी जहाँ पर ये जो हिमालय का पहाड़ होगा वहां पर राहें तंग होगी, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर रोहतांग दर्रा है। जो जिला है ना, दो जिले एक साथ साथ कौन से बोलते हैं? श्रीनगर और लेह। दो जिला याद रहेगा आपको, श्रीनगर और लेह के अंदर। यानी जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला है जोजिला, जम्मू कश्मीर। अगला सवाल है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। सैडल पीक याद रहेगा। लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अरब सागर में। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? 36। अगला सवाल है 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला है 10 डिग्री चैनल। अगला सवाल है बैरन हवा का झोंका सॉरी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों? बैरन। याद रहेगा, बैरन हवा का झोंका भारत का एकमात्र सक्रिय, यानी बैरन होती है ना, बैरन एक्टिव रहती है हमेशा। बैरन समझते हो? अगला सवाल है व्हीलर द्वीप उड़ीसा का नया नाम क्या है दोस्तों? अबुल कलाम द्वीप। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है दोस्तों? मैंग्रोव वन कहा जाता है। सुंदरवन के जंगलों को क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ दोस्तों भारत में? 1973, 1973 में। अगला सवाल है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? यानी चिपको आंदोलन किसने चलाया? सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगला सवाल है नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा था? मेधा पाटेकर। अगला सवाल है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? जिम कार्बेट यानी हेली नेशनल पार्क। अगला सवाल है रेड डाटा बुक क्या है दोस्तों? विलुप्त हो रहे जीवों की सूची बना जो जिस सूची है उसको उसको हम बोलते हैं रेड डाटा बुक। अगला सवाल है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एजी टांसले ने। अगला सवाल है काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है एस्किमो जनजाति के बर्फ के घरों को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। और सवाल नंबर 202 किर्गिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में पाई जाती है किर्गिज। अगला सवाल है बुशमैन जनजाति किस रेगिस्तान में पाई जाती है? दोस्तों बुशमैन जनजाति है वो अफ्रीका के अंदर कालाहारी मरुस्थल है उसके अंदर पाई जाती है बुशमैन। अगला सवाल है माओरी जनजाति है वो किस देश की मूल निवासी है दोस्तों? वो न्यूजीलैंड की मूल निवासी है माओरी जनजाति। अगला सवाल है पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन के अंदर अफ्रीका के अंदर ही दोस्तों पिग्मी जनजाति पाई जाती है। अगला सवाल है रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका के अंदर, सॉरी उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी है रेड इंडियन। अगला सवाल है अफरीदी जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? पाकिस्तान है। अगला सवाल है वेद्दा जनजाति कहाँ पाई जाती है? श्रीलंका के अंदर। जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। लेप्स जनजाति कहाँ पाई जाती है? स्कैंडिनेविया यूरोप के अंदर पाई जाती है लेप्स। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विश्व की गेहूं की मंडी किसे कहा जाता है? विनीपेग कनाडा को दोस्तों विश्व की गेहूं की मंडी कहते हैं। दोस्तों जनजाति वाला क्षेत्र है, एक बार फिर से आप पढ़ के जाना। अगर आपके सिलेबस के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक वो कोई भी पार्ट है तो उसके अंदर जनजाति जरूर मिलेगी आपको। ये पढ़ के जाना आप कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। अक्सर परीक्षाओं में इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मक्का की मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? सेंट लुइस, यानी यूएसए के अंदर सेंट लुइस है वो मक्का की मंडी के नाम से जाना जाता है। विश्व की तांबा राजधानी किसे कहा जाता है दोस्तों? चुकी का माता चिल्ली के अंदर है उसे कहा जाते हैं कहते हैं तांबा राजधानी, विश्व की तांबा राजधानी। क्वेकवर सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? फिलाडेल्फिया। अगला सवाल है मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है दोस्तों? बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। यूरोप का अखाड़ा किस देश को कहा जाता है? बेल्जियम को दोस्तों यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। पोर्टनोपोलिस किसे कहा जाता है दोस्तों? मैनचेस्टर को कहा जाता है पोर्टनोपोलिस। अगला सवाल है चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? शंघाई। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। याद रखना है आपको दोस्तों। जापान का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? नागोया को। इटली का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? ट्यूरिन को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ब्लैक होल यानी कृष्ण जो होल है ब्लैक होल कृष्ण विवर, ये ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा किसे कहते हैं दोस्तों? सुपरनोवा को, यानी अभिनव तारा सुपरनोवा है उसे क्या बोलते हैं? विस्फोटित तारा। तो हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे, इसका आकार कैसा है दोस्तों? सर्पिलाकार है। यानी कई बार पूछा जाता है कि मिल्की वे का आकार कैसा है? सर्पिलाकार है। अगला सवाल है सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना या किरीट कहते हैं सूर्य की सबसे बाहरी परत को। अगला सवाल है पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है दोस्तों? सूर्य है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है।
आगे बढ़ते हैं, किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं दोस्तों? मंगल ग्रह के बीच, मंगल और बृहस्पति है, इनके बीच में एस्टेरॉइड पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगला सवाल है, हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 ईयर वर्ष बाद है दोस्तों, वो हेली पुच्छल तारा है, वो दिखाई देता है। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर है दोस्तों? मंगल ग्रह यानी निक्स ओलंपिया पर है। मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया है, वो सबसे ऊंचा पर्वत है। जो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है वो निक्स ओलंपिया है, और वो किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर, याद रहेगा। अगला सवाल है, शनि ग्रह जो है ना, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन, याद रखना आपको, टाइटन क्या है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है दोस्तों। अरुण या यूरेनस है, उसको कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। सवाल नंबर 231 भारत के अंदर आ जाते हैं अब, और प्रमुख परियोजनाओं से जुड़े हुए सवाल देखते हैं। प्रमुख परियोजनाएं और जिलों से जुड़े हुए सवाल। अगला सवाल, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना किस देश की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है? अमेरिका की जो टेनेसी घाटी परियोजना है उसी पर आधारित है भारत की दामोदर घाटी परियोजना। अगला सवाल है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिन्नाब नदी पर स्थित है दोस्तों। तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है? झेलम नदी से। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? नर्मदा नदी पर। फरक्का बैराज है वो किन 2 देशों के बीच विवाद का कारण है दोस्तों? भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। अगला सवाल है, राष्ट्रीय नदी का दर्जा किस नदी को प्राप्त है? गंगा नदी को 2008 के अंदर राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, और गंगा डॉल्फिन को क्या कहा गया दोस्तों? भारत भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को। अगला सवाल है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ब्राह्मणी नदी को। और कई बार महानदी को भी बोलते हैं दोस्तों। कई बार संदर्भ वो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से ब्राह्मणी नदी को बोलते हैं दोस्तों उड़ीसा का शोक, बिहार का शोक कोसी नदी को बोलते हैं, बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला अगला सवाल है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं दोस्तों? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी है, वो भारत की लगभग 43% भाग पर पाई जाती है, 43% भाग पर पाई जाती है। अगला सवाल है, रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है दोस्तों? काली मिट्टी का नाम है रेगुर मिट्टी। इसे सवतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों एक बार अगर आप इस काली मिट्टी को पानी दे दोगे तो कुछ समय के बाद जैसे जैसे नमी कम होगी इसकी, तो इसके अंदर दरारें पड़ जाएगी, तो इसे सवतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। कपासी मिट्टी भी काली मिट्टी को कहते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। अगला सवाल है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है? लेटेराइट मृदा। यानी चाय यानी दोस्तों जो प्लांटेशन वाली जो फसलें होती है, जैसे चाय हो गई, कॉफी हो गई, इसके लिए लेटराइट मिट्टी है वो काफी उपयुक्त रहती है, याद रखना है आपको। अगला सवाल है, भारत में लोहे और एल्युमिनियम की दिखता वाली मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मृदा। अगला सवाल है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर के अनुसार भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी है? 8 प्रकार की। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अगला सवाल है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा का कारण क्या है दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है दोस्तों, इसके कारण भारत के अंदर शीतकाल में वर्षा होती है, और उसे हम मावट के नाम से जानते हैं। और इसे इसकी जो बूंदें होती है उसे हम कहते हैं गोल्डन ड्रॉप्स। गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो अपने अंदर है, अपने जो रबी की फसल होती है ना, उसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होती है दोस्तों ये शीतकाल में होने वाली वर्षा, जिसे हम मावट कहते हैं, वो मावट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस मानसून से होती है दोस्तों? उत्तरी पश्चिमी मानसून यानी लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है तमिलनाडु के पश्चिमी तटों पर। अगला सवाल है, काल बैसाखी का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? बंगाल से जुड़ा हुआ है काल बैसाखी का संबंध, बंगाल राज्य से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? दोस्तों आपको पता ही है 21%, 21%। आगे बढ़ते हैं, रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है दोस्तों? आयनमंडल से परावर्तित होती है। अगला सवाल है, हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श परत कौन सी है? समताप मंडल। अगला सवाल है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करती है? O3 यानी ओजोन परत। अगला सवाल है, चिनूक हवाएं कहाँ चलती है? रॉकी पर्वतमाला के अंदर, जो यूएसए और कनाडा के बीच ऐसे ऐसे फैला हुआ है ना, यूएसए और कनाडा से ऐसे पश्चिमी भाग में फैला हुआ है रॉकी पर्वत, दोस्तों वहां पर चिनूक हवाएं चलती है। अगला सवाल है, हरमट्टन को सहारा रेगिस्तान में क्या कहा जाता है? डॉक्टर विंड कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों हरमट्टन की हवा के चलने से वहाँ के जो लोग होते हैं वहाँ के अंदर अलग अलग प्रकार के जो बीमारियां होती है वो ठीक हो जाती है इस हरमटन हवा के चलने से। प्लस वाला मिस्ट्रल हवा, मिस्ट्रल जो है वो कैसी ठंडी पवन है और कहाँ चलती है दोस्तों? फ्रांस और स्पेन के अंदर चलती है। अगला सवाल है, लू किस देश के अंदर स्थानीय पवन है? भारत और पाकिस्तान के अंदर लू चलती है दोस्तों गर्मियों के मौसम में। अगला सवाल है, ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक
जो पवनी होती है वो कहाँ से कहाँ चलती है दोस्तों? उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलती है। व्यापारिक पवनी। अगला सवाल है डोल्ड्रम पेटी, यानी डोल्ड्रम पेटी जो आप पता होगा, ये पूरी जो अपनी पृथ्वी होती है उसके ठीक मध्य में होती है भूमध्य रेखा, और उससे 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे। इस क्षेत्र को हम डोल्ड्रम क्षेत्र कहते हैं, और यहाँ चलने वाली हवाएं हैं वो डोल्ड्रम कहलाती है। भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के अंदर डोल्ड्रम पेटी पाई जाती है। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है दोस्तों? कोलार। केजीएफ फिल्म देखी है आपने? केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड होता है। केजीएफ वो उसी इसी पर कोलार पर ही बनी गई फिल्म है। भारत में सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? कोलार में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है जिंक। जिंक यानी जस्ता के उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान में सबसे ज्यादा जिंक मिलता है दोस्तों। अगला सवाल है, जादूगुड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगुड़ा की फने इसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। अगला सवाल है, माइका के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अगला सवाल है, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? केरल में दोस्तों सबसे अधिक थोरियम मिलता है। अगला सवाल है, कोलार और हट्टी की खाने किससे संबंधित है दोस्तों? सोने के उत्पादन से। अगला सवाल है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लोहा अयस्क के उत्पादन के लिए बेलाडीला प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक राज्य यानी तटीय राज्यों को मिला लिया जाए तो कौन सा है दोस्तों? राजस्थान और बॉम्बे हाई। दोस्तों सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादन भारत का कौन कौन सा क्षेत्र है? ऑनशोर यानी राजस्थान, और ऑफशोर बॉम्बे हाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अंकलेश्वर गुजरात किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। अगला सवाल है, झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? झारखंड के अंदर। सवाल नंबर 281 है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी दोस्तों? 1872 के अंदर। आप देख रहे हो कि अलग अलग फील्ड से सवाल है, कभी हम इस साइड चले जाते हैं, कभी उस साइड चले जाते हैं। अब हम जनगणना के सवाल ले रहे हैं, तो देखना, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 के अंदर। आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा दोस्तों, जनगणना देखना आप। अगला सवाल है, भारत में नियमित जनगणना जनगणना कब शुरू हुई? 1861 में, सॉरी 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है? 943 यानी 943। अगला सवाल है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। अगला सवाल है, भारत का जनसंख्या घनत्व डेंसिटी कितनी है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। अगला सवाल, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य? अरुणाचल प्रदेश। शिशु लिंग अनुपात कितना है दोस्तों भारत के अंदर? 919 यानी 919। अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। सवाल नंबर 291, गोबी मरुस्थल कहाँ है दोस्तों? मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है गोबी मरुस्थल। अगला सवाल है, अट्टाकामा मरुस्थल किस जिले में है दोस्तों? चिल्ली के अंदर, यानी दक्षिण अमेरिका के अंदर, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसका देश है एक चिल्ली, और उसके अंदर अट्टाकामा मरुस्थल है। अगला सवाल है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? बोत्सवाना अफ्रीका के अंदर दोस्तों कालाहारी मरुस्थल स्थित है। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? जो यूरोप और एशिया को यूरोप और एशिया के अंदर, अगर हम स्टेपी स्टेपी याद रहेगा, चेपी चेपी अपन चेपते ना, इन अपने बागड़ी भाषा में बोलते हैं चेपी, यानी दो को चेपना। यूरोप और एशिया को चेपना, तो यूरेशिया, स्टेपी चेपी। प्रेयर प्रेयर कब करते हैं दोस्तों? प्रेयर के घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? अर्जेंटीना के अंदर, यानी उत्तरी अमेरिका के अर्जेंटीना मिलते हैं, यूएसए और कनाडा के अंदर मिलते हैं। प्रेयर कब करते हैं? अर्जेंट में। पंपास घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? अर्जेंटीना के अंदर। सॉरी, प्रेयरी तो यूएसए और कनाडा में, और पंपास अर्जेंटीना में। वेल्ड 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 करते हैं तो हमारा रंग है वो काला हो जाता है, यानी अफ्रीका के लोग है वो वेल्ड घास के मैदान। याद रहेगा, अफ्रीका के लोग अपेक्षाकृत काले होते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि अपेक्षाकृत काले होते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। दक्षिण अफ्रीका की जो क्रिकेट की टीम है उसमें गोरे गोरे मिलते हैं सारे, यानी वेल्ड घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका के अंदर। अगला सवाल है, डाउन्स। तो दोस्तों सभी महाद्वीपों को अगर आप ड्रॉ करोगे, तो जो नीचे नीचे अपना महाद्वीप है डाउन, वो कौन सा है दोस्तों? डाउन घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया। याद रहेगा आपको, डाउन मतलब नीचे नीचे, नीचे नीचे कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन से मिलते हैं? डाउन घास के मैदान मिलते हैं। दोस्तों अगर किसी बात से अगर बुरा लगा हो तो मैं आप क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने काले शब्द का प्रयोग किया, तो इसके लिए मैं आप क्षमा प्रार्थी हूँ। कान पकड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। सवाल अगला, सबाना घास के मैदान मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? अगर बोल दिया जाए सब आना, तो सब कब आएंगे? जब कोई फ्री करोगे आप तब तो आएंगे सारे, अन्यथा तो नहीं आएंगे। तो सबाना घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका में फ्री मिलते हैं, फ्री फ्री फ्री। अब सबाना अफ्रीका में। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण घास का मैदान कौन सा है दोस्तों? स्टेपी, जो कि यूरोप और एशिया में मिलता है। अगला सवाल है, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो
को जोड़ता है दोस्तों? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। अगला सवाल है भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। अगला सवाल है डोबर जल संधि किस दो देशों को अलग करती है? इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है डोबर जल संधि। अगला सवाल है बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को। अगला सवाल है पाक जल डमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट किन दो देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, आप पाक को पाकिस्तान से न जोड़ें, पाक जल डमरू मध्य है यानी पाक स्टेट है, ये भारत और श्रीलंका के बीच है। अगला सवाल है विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है दोस्तों? स्वेज नहर है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में मिस्र के द्वारा। अगला सवाल है कौन सा स्टेट या जल डमरू मध्य है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? दोस्तों वो बेरिंग है जो उत्तरी अमेरिका और एशिया को जोड़ता है, बेरिंग जल डमरू मध्य। अगला सवाल है मलक्का जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? अंडमान और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। लास्ट 310 नंबर सवाल है दोस्तों, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? आरती साहा। सवाल नंबर नेक्स्ट है 311, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज जो दक्षिण अमेरिका के अंदर है। अगला सवाल है रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी महाद्वीप के अंदर स्थित है, उत्तरी अमेरिका के अंदर स्थित है दोस्तों रॉकी पर्वत। अगला सवाल है यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एलब्रुस। अगला सवाल है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया के अंदर स्थित है दोस्तों, तंजानिया के अंदर। अगला सवाल है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है दोस्तों? वलित या फोल्ड माउंटेन है। अगला सवाल है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर स्थित है? जर्मनी के अंदर स्थित है। अगला सवाल है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है जो कि भारत के अंदर स्थित है, राजस्थान के अंदर स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है सफेद पर्वत व्हाइट माउंटेन कहाँ पाए जाते हैं? यूएसए के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला सवाल है एपेनाइन पर्वत किस देश में स्थित है? इटली के अंदर। अगला सवाल है मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसो हाइट कहलाती है दोस्तों। समान वर्षा वाले स्थान, समान वायु दाब वाला स्थान आइसो बार, समुद्र के अंदर समान गहराई वाला स्थान आइसो बाथ, याद रखना है आपको। समान टेम्परेचर वाला स्थान आइसोथर्म, समान लवणता वाला स्थान मानचित्र के अंदर जो समान सैलिनिटी या लवणता दर्शाता है उसे कहते हैं आइसोहेलाइन। और भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है दोस्तों? सिस्मोग्राफ। तो ये जो समान शब्द वाली है ना, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि जैसे समान वर्षा वाले स्थान आइसो हाइट, समान वायुदाब है आइसो बार, बार बार मतलब वायु का जो वायुदाब का मात्रक है ना बार, आइसो बार। समुद्र के अंदर समान गहराई वाला स्थान आइसो बाथ, समान टेम्परेचर वाला स्थान आइसोथर्म, समान लवणता वाला स्थान आइसोहेलाइन। और भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है दोस्तों? रिएक्टर स्केल पर। मानचित्र बनाने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? फेदोमीटर, हमने चर्चा की थी पहले। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एक्टिनोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? थर्मल एनर्जी या तापीय ऊर्जा। अगला सवाल है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर, अप्सरा, महाराष्ट्र। अगला सवाल है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है दोस्तों? अप्सरा। अगला सवाल है एगा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अगला सवाल है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। अगला सवाल है नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। अगला सवाल है भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र या बिजली संयंत्र कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क यानी सोलर पार्क है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? राजस्थान के अंदर। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है राजस्थान में, याद रखिएगा। अगला सवाल है नवेली ताप विद्युत संयंत्र किस प्रकार का कोयला होता है दोस्तों? लिग्नाइट प्रकार का कोयले का, आपको पता ही होगा, एंथ्रेसाइट बिटुमेनस लिग्नाइट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है दोस्तों? अहमदाबाद को। अगला सवाल है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में जमशेदपुर में। अगला सवाल है भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित हुआ? सोवियत संघ या रूस की सहायता से। अगला सवाल है बरौनी तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? बिहार के अंदर। अगला सवाल है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। अगला सवाल है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जोधपुर के अंदर। और यहाँ पर एरिड से जोड़ दिया था यानी आफरी भी कहाँ पर स्थित है?
जोधपुर के अंदर। अगला सवाल है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? गोवा के अंदर। अगला सवाल है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक उड़ीसा के अंदर। अगला सवाल है दक्षिण गंगोत्री और मैत्री स्थित कहाँ स्थित है? यानी अनुसंधान के अंदर ये दोनों, गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री, ये दोस्तों अंटार्कटिका के अंदर है। आपको ध्यान रखना है। 350 सवाल पूरे हो गए हैं। सवाल नंबर 351 है दोस्तों, लोकटक झील, तैरती हुई झील कहाँ पर स्थित है? मणिपुर के अंदर। अगला सवाल है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? उल्लर झील, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है। अगला सवाल है लोनार झील को एक क्रैटर झील है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर। क्रैटर झील क्यों बोलते हैं दोस्तों? जब ज्वालामुखी उद्गार होता है ना, ज्वालामुखी उद्गार होता है, और जब ज्वालामुखी उद्गार होना बंद हो जाता है, कुछ समय के बाद ये जो ऊपर वाला मुख वाला गड्ढा है ना, ये बड़ा हो जाता है और उसके अंदर पानी भर जाता है, तो ये एक झील का आकार ले लेता है, जिसे हम क्रैटर झील कहते हैं। अगला सवाल है हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद के अंदर। अगला सवाल है उमियम झील किस राज्य में स्थित है? मेघालय के अंदर। अगला सवाल है बैरन और नारकोंडम द्वीप क्या है दोस्तों? ये दोनों ज्वालामुखी द्वीप हैं, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, अंडमान और बैरन। अगला सवाल है न्यूमूर द्वीप किन दो देशों के बीच विवादित है? भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है दोस्तों। इन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है न्यूमोर द्वीप को लेकर। अगला सवाल है श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? पुलिकट झील के पास स्थित है दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप। अगला सवाल है अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप कहते थे, वो कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा के तट पर है। अगला सवाल है पंबन द्वीप कहाँ है दोस्तों? मन्नार की खाड़ी में। सवाल नंबर 361, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे। अगला सवाल है लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है? टेम्स नदी के किनारे। और पेरिस दोस्तों, पेरिस सी नदी के किनारे। और मिस्र को किस नदी का वरदान कहा जाता है दोस्तों? मिस्र को कहा जाता है नील नदी का वरदान। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं दोस्तों? मिस्र को। अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। माजुली एक नदी द्वीप है दोस्तों, नदी के अंदर स्थित द्वीप है माजुली। और ये कौन सी नदी के अंदर है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर, असम के अंदर स्थित है। और वर्तमान में माजुली को जिला घोषित कर दिया गया है। यानी माजुली एक छोटा सा द्वीप है और उस द्वीप के अंदर पब्लिक भी रहती है, और उसे जिला घोषित कर दिया गया है। अगला सवाल है वियना और बुडापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है? डैन्यूब नदी के किनारे। दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो बड़े बड़े शहर है ना, वो आपको ध्यान रखना है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे। नील नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? विक्टोरिया झील। इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? पो नदी को कहते हैं इटली की गंगा। दोस्तों मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो। इसके लिए मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ आपको दोस्तों, माँ काली शब्द याद रखना है। लिम्पोपो नदी, खैर छोड़ो दोस्तों, लंबी हो जाएगी क्लास। आगे बढ़ते हैं। 371 नंबर सवाल है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन है वो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। अगला सवाल है सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? लगभग 71%। अगला सवाल है ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? 13.8 अरब वर्ष। अगला सवाल है प्रकाश की गति कितनी होती है? तीन यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल है सुपरमून की घटना कब होती है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो सुपरमून की घटना होती है। अगला सवाल है पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? 59%। अगला सवाल है मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है। अगला सवाल है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून या वरुण है ना दोस्तों, वो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, क्योंकि वो सबसे दूर स्थित है। अगला सवाल है फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं दोस्तों? मंगल के। अगला सवाल है किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट छल्ले या रिंग दिखाई देते हैं? वो दोस्तों आपको पता ही होगा, शनि ग्रह के। सवाल नंबर 381 है भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है दोस्तों? इंदिरा कोल, जो लद्दाख के अंदर स्थित है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन रेखा। जीरो लाइन या शून्य लाइन है वो दोस्तों त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश है, वो 8 राज्यों को और एक यूनियन टेरिटरी को टच करता है। अगला सवाल है भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं दोस्तों? 9 राज्य लगे हुए हैं। अगला सवाल है कर्क रेखा भारत के किस शहर से सबसे पास से गुजरती है दोस्तों? रांची के बिल्कुल निकट से गुजरती है कर्क रेखा। अगला सवाल है भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा बनाती है दोस्तों? अराकान योमा। अगला सवाल है मैत्री सेतु किन दो देशों के बीच बना है? दोस्तों मैत्री सेतु है ये भारत और बांग्लादेश के बीच बना हुआ है, फेनी नदी के ऊपर। अगला सवाल है भारत की सबसे लंबी नदी जो केवल भारत में बहती है कौन सी है दोस्तों? गंगा नदी। अगला सवाल है डोकलाम विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत, चीन और भूटान के बीच है डोकलाम विवाद। अगला सवाल है ईश्वर का निवास स्थान दोस्तों प्रयागराज को कहते हैं। त्योहारों का देश कहते हैं दोस्तों मुदरई को।
मदुरई, मदुरई त्योहारों का नगर, सॉरी, त्योहारों का नगर कहते हैं मदुरई को। महलों का शहर कहते हैं दोस्तों कोलकाता को। नवाबों का शहर कहते हैं दोस्तों लखनऊ को। इस्पात नगरी कहते हैं जमशेदपुर को। पर्वतों की रानी कहते हैं दोस्तों मसूरी को। रेली का नगर कहते हैं दोस्तों नई दिल्ली को। अरब सागर की रानी कहते हैं दोस्तों कोच्चि को। कोच्चि को क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी। भारत का उद्यान किसे कहते हैं दोस्तों? बेंगलुरु को। गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? अमृतसर को। आगे बढ़ते हैं। आगे अब आते हैं जो विश्व का जो कहते हैं ना वैश्विक स्तर पर आ जाते हैं भारत से निकल के बाहर। बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया? एब जॉर्ज लेम्तेर ने। अगला सवाल है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक मंदाकिनी कौन सी है? एंड्रोमेडा। पल्सर क्या है दोस्तों? तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किन खगोलीय पिंडों को बोना ग्रह, ड्राफ्ट प्लेनेट कहते हैं दोस्तों? प्लूटो, एरिस और सेरेस, इनको क्या कहते हैं? बोना ग्रह कहते हैं। सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकंड। याद रहेगा आपको। चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है? 1.3 सेकंड। सुपरनोवा क्या है दोस्तों? एक मर्तप्राय तारे की विस्फोटीय अवस्था है, उसे बोलते हैं हम। एक तारा है वो डेड हो जाएगा, उसके बाद विस्फोट होगा तो उसे क्या कहेंगे? सुपरनोवा कहेंगे। अगला सवाल है, पोल स्टार किस दिशा को इंगित करता है? उत्तरी दिशा को इंगित करता है। अगला सवाल है, जापान की काली धारा किसे कहा जाता है? यूरोसियो जलधारा। यूरोसियो जलधारा है उसको उसे कहेंगे जापान की काली धारा। अगला सवाल है, किसे समुद्र का गलियारा कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम यानी खाड़ी की धारा होती है, उसे कहेंगे समुद्र का गलियारा। अगला सवाल है, हम्बोल्ट धारा किस तट पर के पास बहती है? दोस्तों दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट, जो पेरू का तट होता है उसे हम्बोल्ट धारा कहते हैं। उसे आजकल पेरू की धारा भी बोलते हैं। अगला सवाल है, कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल कहलाती है? दोस्तों गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। अगला सवाल है, अगुलहास कैसी जलधारा है? दोस्तों हिंद महासागर की गर्म जलधारा है अगुलहास। अगला सवाल है, बेंगुएला धारा कैसी जलधारा है? दोस्तों ठंडी जलधारा है बेंगुएला, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहती है। अगला सवाल है, किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा यानी अल्नीनो कहते हैं? दोस्तों अल्नीनो, अल्नीनो कहते हैं जलधारा को। अगला सवाल है, क्रिसमस का बच्चा किसे कहते हैं? दोस्तों अल्नीनो को याद रखना है आपको, अल्नीनो। समुद्र की औसत लवणता कितनी है दोस्तों? 35 प्रति हजार है। अगला सवाल है, 35 ppm प्रति थाउजेंड। अगला सवाल है, समुद्र ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है दोस्तों, उसके कारण है वो ज्वार भाटा आता है। अगला सवाल है, दो ज्वारों के बीच कितना समय अंतराल होता है? दोस्तों 12 घंटा 26 मिनट। अगला सवाल है, भारत की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? जारवा जनजाति, जो कि अंडमान के अंदर पाई जाती है। अगला सवाल है दोस्तों, सेंटिनली जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तरी सेंटिनल द्वीप यानी अंडमान के अंदर। अगला सवाल है, दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति है, वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। अगला सवाल है, गद्दी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगला सवाल है, बोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है? असम के अंदर यानी बोडोलैंड में। अगला सवाल है, संथाल विद्रोह का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से था? दोस्तों झारखंड और पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है संथाल विद्रोह। अगला सवाल है, चेंचू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से। अगला सवाल है, लेपचा और भूटिया जनजाति कहाँ रहती है? दोस्तों सिक्किम के अंदर। गारो खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों मेघालय के अंदर। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों हेमिस, लद्दाख के अंदर है ना हेमिस, वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है? दोस्तों तमिलनाडु में। अगला सवाल है, कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ और बारहसिंगा के लिए, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है दोस्तों कान्हा। अगला सवाल है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में है दोस्तों, ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? दोस्तों राजस्थान के अलवर जिले में। अगला सवाल है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर। अगला सवाल है, राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। अगला सवाल है, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? अंगूल के लिए यानी कश्मीरी मर्ग के लिए। अगला सवाल है, भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? दोस्तों उड़ीसा में है, और किसके लिए प्रसिद्ध है? कछुओं और मगरमच्छों के लिए। अगला सवाल है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? दोस्तों केरल में है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अगला सवाल है, विश्व की सबसे ऊंची झील कहाँ है? दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? दोस्तों ओजोस डेल साल्डो, ये ज्वालामुखी झील है, ओजोस डेल सालाडो। अगला सवाल है, अंगुलियों के समान झील यानी फिंगर लेग्स के लिए कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों यूएसए, यूएसए की जो झीलें हैं ना, उन्हें हम फिंगर लेग्स बोलते हैं, वो है ना 5 झीलें उनको। अगला सवाल है, रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। यूरोप की तेल नदी किसे कहते हैं? दोस्तों राइन नदी को।
विश्व का सबसे ऊँचा बाँध कौन-सा है दोस्तों? न्यूरेक बाँध जो तजाकिस्तान के अंदर है। अगला सवाल है विश्व की सबसे लंबी नदी घाटी कौन-सी है दोस्तों? जॉर्डन नदी घाटी। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है दोस्तों? मेकांग नदी। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? मेकांग। और विश्व की सबसे लंबी नदी घाटी कौन-सी है? जॉर्डन। याद रखना है आपको। अगला सवाल है येलो रिवर या पीली नदी किसे कहते हैं दोस्तों? चीन के अंदर जो हवांगमो नदी है ना, हवांगमो, इसे बोलते हैं येलो रिवर। अगला सवाल है मक्कर कौन सी नदी मक्कर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। अगला सवाल है अमेज़न नदी किस महासागर से निकलती है दोस्तों? अटलांटिक महासागर से निकलती है अमेज़न नदी। अगला सवाल है पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल के रूप में पाया जाता है? लगभग 68%। अगला सवाल है मोहो असंबद्धता यानी मोहो डिस्कंटिन्यूटी है वो किसके बीच पाई जाती है? क्रस्ट और मेंटल के बीच। अगला सवाल है गुटेनबर्ग असंबद्धता किसके बीच पाई जाती है? मेंटल और कोर के बीच। अगला सवाल है आग्नेय जो इग्निस रॉक होती है उसका उदाहरण कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है ग्रेनाइट और बेसाल्ट है वो इग्निस रॉक के उदाहरण है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अगला सवाल है मार्बल किस प्रकार की चट्टान है दोस्तों? मेटामॉर्फिक चट्टान है, कायांतरित चट्टान है मार्बल। अगला सवाल है कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों? सेडिमेंट्री चट्टान होती है ना, अवसादी चट्टान, उसके अंदर कोयला पाया जाता है। अगला सवाल है लाइमस्टोन का रूपांतरित रूप क्या कहलाता है? संगमरमर कहलाता है दोस्तों। अगला सवाल है स्लेट का निर्माण किससे होता है? सेल से होता है, सेल। अगला सवाल है प्राथमिक चट्टानें किन्हें कहा जाता है दोस्तों? आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। अगला सवाल है रिएक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है दोस्तों? भूकंप की तीव्रता। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है दोस्तों? कैलिफोर्निया के अंदर यानी यूएसए के अंदर। विश्व की मछली पकड़ने की सबसे प्रमुख बैंक कौन सी है दोस्तों? ग्रैंड बैंक जो न्यू फाउंडलैंड के पास स्थित है, ग्रैंड बैंक। अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र रूर कहाँ स्थित है दोस्तों? जर्मनी के अंदर। अगला सवाल है ये सवाल आया था ना भारत का रूर जिसे कहते हैं छोटा नागपुर कहते हैं ना भारत का रूर, तो विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है रूर, ये जर्मनी के अंदर स्थित है। अगला सवाल है वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध ओसाका शहर कहाँ पर है दोस्तों? जापान में। विश्व की स्वर्ण राजधानी किसे कहा जाता है? जोहान्सबर्ग को, दक्षिण अफ्रीका। अगला सवाल है कपूरथला भारत में किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? रेल कोच फैक्ट्री के लिए स्थित है। अगला सवाल है यानी रेल की कोच की फैक्ट्री है कपूरथला के अंदर। अगला सवाल है नेपा नगर किस के लिए जाना जाता है? अखबारी कागज के लिए। अगला सवाल है भारत में पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? पेनिसिलिन की दवा के लिए। अगला सवाल है सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक उद्योग के लिए सिंदरी प्रसिद्ध है। अगला सवाल है भदोही यूपी किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन उद्योग के लिए भदोही यूपी स्थित प्रसिद्ध है। उर्वरक के लिए सिंदरी याद रखना दोस्तों। और पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? पेनिसिलिन की दवा के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरू हुई थी? 1972 में। अगला सवाल है भारत में एसटीडी सेवा कब शुरू हुई थी? 1960 में, कानपुर से लखनऊ। अगला सवाल है भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा। अगला सवाल है कोंकण रेलवे किन राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से। अगला सवाल है भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953 में। वायु परिवहन का ध्यान रखना दोस्तों, वायु परिवहन। अगला सवाल है नेहरू पोर्ट इसे नहावा सनेहवा भी कहते हैं, वो कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई के अंदर। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई के अंदर। देश का पहला कॉर्पोरेट बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? एन्नोर, चेन्नई। भारत की प्रथम महिला लोको पायलट कौन बनी दोस्तों? सुरेखा यादव। मेट्रो मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ई श्रीधरन। अगला सवाल है सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है दोस्तों? प्रोक्सिमा सेंटोरी। पृथ्वी के सबसे पास का मंडल कौन सा होता है? यानी पृथ्वी का जो ऊपरी सबसे निकट मंडल होता है उसे बोलते हैं हम क्षोभ मंडल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मीजोस्फीयर मध्यमंडल। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग होता है दोस्तों? सिल्वर आयोडाइड के लिए। फोटोग्राफी के लिए सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी के लिए काम आता है। अगला सवाल है एसिड रेन का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? एसिड रेन या अम्लीय वर्षा है उसका प्रमुख कारण है SO2 और NO2 गैस। SO2 NO2 SO2 और NO2 यानी सिल्वर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये दोनों अम्लीय वर्षा का कारण है क्योंकि SO2 से दोस्तों हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल बनता है H2SO4 और नाइट्रस और नाइट्रिक अम्ल बनता है NO2 से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से। अगला सवाल है पृथ्वी का सुरक्षा कवच सेफ्टी वाल्व किसे कहते हैं दोस्तों? ज्वालामुखी को कहते हैं। अगला सवाल है भूकंपों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? जापान को भूकंपों का देश कहते हैं। अगला सवाल है मानचित्र पर दूरी नापने के लिए किसका प्रयोग होता है? ओपिसोमीटर का। ओपिसोमीटर का प्रयोग किसके लिए होता है? मानचित्र पर दूरी मापने के लिए। पवन की गति नापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग होता है दोस्तों, एनीमोमीटर। अगला सवाल है भारत का औसत समुद्र तल मीन सी लेवल है वो कहाँ से नापा जाता है दोस्तों? चेन्नई के तट से। अगला सवाल है भारत का एकमात्र जिला जिसकी 4 राज्यों से सीमा लगती है वो कौन सा जिला है? यूपी का सोनभद्र जिला। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है दोस्तों? न्यूजीलैंड को।
संसार की छत किसे कहा जाता है दोस्तों? पामीर के पठार को। पृथ्वी के कितने परसेंट भाग पर जल है? 71% पर। अगला सवाल है, कर्क रेखा और मकर रेखा किन महाद्वीप से गुजरती है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप से। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? कच्छ। और सबसे छोटा जिला है दोस्तों माहे, जो कि पुदुचेरी में है। कच्छ गुजरात में है। अगला सवाल है, फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल का पिता किसे कहते हैं? इरेटोस्थनीज उनको कहते हैं, भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। इस प्रकार ज्योग्राफी के 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो कवर हो गए हैं। ये एक बार आप एग्जाम देने से जाने से पहले इस क्लास को देख दोस्तों आंख बंद करके चला करके सो जाना। और मेरा मानना है कि ये क्लास आपके लिए कंप्लीट ज्योग्राफी का रिवीजन करने वाले सहायक होगी, सिद्ध होगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। क्वालिटी में कमी है, इसका कारण ये दोस्तों कि लंबी जो वीडियो होती है उसमें जो वॉइस क्वालिटी है दोस्तों वो मेंटेन नहीं रहती है। मानिए आप मेरी बात को, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। थैंक यू।